क्वेश्चन 1 हो गया आप लोगों का। इसमें देखें कि स्ट्रेस होता है, मैंने आपको बताया स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का एसआई बेस यूनिट होता है kgms-2, एरिया का है मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा kg m-1 s-2, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएं। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लास्ड एज वेक्टर्स और स्केलर्स। व्हिच पेयर ऑफ क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ टू वेक्टर्स? कौन से दो वेक्टर्स हैं? ए में एक ये एनर्जी स्केलर, फोर्स वेक्टर, वेक्टर स्केलर, वेक्टर वेक्टर और वेक्टर और स्केलर। तो आंसर इज सी। इसमें वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। हर बुक में लिख सकते हैं क्योंकि हर एक में सारे सेक्टर। अभी आया एप्पल में ना, उसको पहली बुक पर नहीं लिख गया, ये अभी ये कर लेगा, ये बॉली बाद में करेगा। और ये ऐसा प्लान याद कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। पहले वो ऐसे पूछ अब देखिए बेटा, इसमें एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री विद वर्टिकल, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्लेज एक्सर्टेड बाय द टू डॉग्स, फॉरवर्ड फोर्स निकालनी। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर है 25 डिग्री। अगर यहाँ वर्टिकल के साथ 65 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की फोर्स निकालने के लिए यूज होगा 200 cos 25 और इसका यूज होगा 120 cos 25, और दोनों आंसर्स को आप ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों राइट साइड पर हैं। टू 200 cos 25 से इसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई, 120 cos 45 से इस वाले की हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई है, और दोनों फोर्सेस को हमने ऐड कर लेना है। टोटल फोर्स आपके पास आ रही है 270 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, आपको एक एटम का रेडियस दिया हुआ है। कितना रेडियस दिया हुआ है? 174 पिकोमीटर रेडियस है, और एटम थिकनेस इसके डायमीटर के बराबर होगी। तो पहले तो आप इसका डायमीटर निकाल लें। 174 पिकोमीटर इज द रेडियस। मैंने आपको बोला कि एक एटम की जो थिकनेस होगी वो उसके डायमीटर के बराबर होगी, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें। शीट की थिकनेस कितनी दी हुई है? वो है 0.125 माइक्रोमीटर। थिकनेस ऑफ शीट डिवाइडेड बाय द थिकनेस ऑफ एटम, मतलब डायमीटर ऑफ एटम, इससे आपको नंबर ऑफ लेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो डायमीटर निकाला, विच मींस के रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। पी को हटाइएगा, -12 होता है, और माइक्रो -6। शीट की थिकनेस आपको दी हुई है 0.125 माइक्रोमीटर, और शीट में है एटम्स की लेयर्स। अगर आपको एक एटम का डायमीटर पता है तो आपको एक एटम की थिकनेस पता है। टोटल थिकनेस डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ एन एटम से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एटम, और वो डिवाइड करने पर आपका आंसर आ रहा है 400। करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। n निकालना है। सबसे पहले v टू द पावर n को सब्जेक्ट बनाएं, और इसमें से हम cd को हटा रहे हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है cd इज अ नंबर विद नो यूनिट्स, और 2 को भी हटा देंगे तो इक्वेशन बनेगी f अपॉन रो a। सॉल्व करें। फोर्स का यूनिट होता है kg ms-2, डेंसिटी होता है kg m-3, स्पीड है ms-1, और एरिया है मीटर स्क्वायर। kg से kg कैंसिल हो गया। नीचे आपके पास है m-1 और ऊपर m है, तो ये हो जाएगा m² s-2,
पावर 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो पावर 2 कॉमन लेने के बाद n की वैल्यू कितनी आ रही है? n की वैल्यू 2 आ रही है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखें कि आपको रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर और रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है वो है 1.7 एक्सपोनेंट। मुझे इसका रेशियो बता दें जल्दी से। 6.4 अपॉन 1.7 कितना हुआ? वैल्यू क्या है? 3.76 ये रेशियो आ रहा है। इसका मतलब है कि the earth is almost 4 times the moon। अब वो कह रहे हैं कि a student wishes to build a scale model of the solar system in the classroom using a football। फुटबॉल का रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर की फुटबॉल है रेडियस। Which object would best represent the moon? तो मून इससे 4 गुना छोटा होना चाहिए ना। तो जरा 12 को डिवाइडेड बाय 4 करें, तकरीबन 3 सेंटीमीटर आ गया। 3 सेंटीमीटर रेडियस का कौन सा ऑब्जेक्ट यूज होगा इसमें से बताएं? कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर के बराबर? चेरी का डायमीटर तो 3 हो सकता है, चेरी का रेडियस 3 नहीं हो सकता। जी, आप गोल्फ बॉल कभी देखिए? तो फिर छोड़ दें आप। गूगल करो गोल्फ बॉल का रेडियस कितना होता है पता चलेगा। बेटा तो इसलिए आपको रिसर्च करनी है ना। टेबल टेनिस वाली जो बॉल होती है उसके करीब करीब ही होता है। आपने इनमें से वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर या डायमीटर 6 सेंटीमीटर के बराबर है। इंटेंसिटी की इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा? बेस यूनिट केजी m स्क्वायर s माइनस 2। एरिया का है मीटर स्क्वायर और टाइम का है सेकंड। फाइनली m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट बचेगा केजी s माइनस 3। जी बेटा, इस क्वेश्चन में देखें, a ship is traveling with a velocity of 8 किलोमीटर पर आवर in a direction 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बेटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है? तो सबसे पहले तो डायग्राम बन जाएगी। क्या आप लोगों ने यही डायग्राम बनाई है? ये जो 30 डिग्री दिया हुआ है ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ दिया हुआ है। अब हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स निकालने? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन ईस्ट। ईस्ट के लिए क्या यूज करोगे? साइन या कॉस? साइन। और नॉर्थ के लिए क्या यूज करेंगे? कॉस। तो बेटा 8 कॉस 30 से आ जाएगा नॉर्थ और 8 साइन 30 से आएगा ईस्ट। एडजेसेंट साइड के साथ यूज होता है कॉस और ऑपोजिट साइड के साथ यूज होता है साइन। तो इसलिए इसका आंसर आ रहा है बी 4 and 6.9। कार का मास ले रहे हैं 1200 kg। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। स्पीड गिवन है। जो आंसर आ रहा है उसकी पावर देखेंगे, 10 की पावर किस में आंसर आ रहा है। तो मेरा आंसर आ रहा है 2.4 एक्सपोनेंट 5 फॉर एनर्जी, विच मींस ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। और मोमेंटम का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है पावर्स में अगर हम देखते हैं तो 2.4 एक्सपोनेंट 4। तो एक्सपोनेंट 4 वाली वैल्यू ऑप्शन ए में है मोमेंटम के लिए और एक्सपोनेंट 5 काइनेटिक एनर्जी। हम एस्टिमेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें आंसर नहीं देखना, हमें ऑर्डर्स देखने हैं। ऑर्डर्स का मतलब 10 की वैल्यूज, 10 की पावर्स। 10 रेजिस्टेंस का आपको पता है V अपॉन I होता है। और मैंने इसको कहा था कि आप याद भी कर लीजिएगा, यूनिट याद होगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर है kg m स्क्वायर।
S-3 A-2 नोट्स में मैंने पूरा सॉल्व करवाया हुआ है आप लोगों को कि रेजिस्टेंस का किस तरह SI बेस यूनिट निकालना है। देन क्वेश्चन नंबर 11, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की लिस्ट कौन सी है इसमें? एरिया, करंट, ये हमारे पास है। एरिया, करंट और वर्क स्केलर है, फोर्स वेक्टर है। ठीक है, तो हमने वो लिस्ट सिलेक्ट करनी है जिसमें स्केलर और वेक्टर्स दोनों हो। बेटा P और Q को प्लस करना है। P बनाने के बाद Q आ जाएगा P के हेड पर। 3.0 रिजल्टेंट इज फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड। मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन है इसका? ए। पीछे बुक में मैंने इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। इसका आंसर ए है। यहां तक कर लिया? ये उन बच्चों के लिए गलत लिखा है मैंने ताकि पता चल जाए कौन मार्किंग स्कीम से छाप रहा है। एम्पेयर सेकंड होता है कूलम, वो इन्होंने दिया हुआ नहीं है, तो एक और फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q हो जाएगा W अपॉन V, मतलब जूल अपॉन वोल्ट। बेटा मोमेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, इन्होंने लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर, इसलिए ये गलत है, बाकी सही है। एफिशिएंसी का यूनिट नहीं होता, सही है। मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड होता है, ठीक लिखा हुआ है। वर्क डन का यूनिट जूल होता है, ठीक लिखा है। तो जो गलत यूनिट लिखा है वो ऑप्शन बी में है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी है। हमने गलत यूनिट आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करें। देखिए बेटा लिखा हुआ है टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों की लेंथ सेम बनेगी। एक किस तरफ है? ईस्ट की तरफ, और दूसरा कहाँ है? नॉर्थ। और वो कहां से बनेगा? हेड से बनेगा। रिजल्टेंट वेक्टर होता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे? रिजल्टेंट वेक्टर होता है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड, लेकिन मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दी है क्योंकि मुझे क्या करना है? बैलेंस करना है, और बैलेंस में आपको पता है क्लोज ट्रायंगल बनता है। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। अब मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। रिजल्टेंट जो हमने बैलेंस करने के लिए रिजल्टेंट को बनाया है वो बिटवीन वेस्ट और साउथ आ रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, फ्रीक्वेंसी दी है, टाइम पीरियड निकालें, फॉर्मूला बताएं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गीगा में है, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। आंसर निकाल कर देखें कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका आंसर। बेटा फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टाइम पीरियड निकालने के लिए हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 5 गीगा। गीगा मतलब है 10 की पावर 9। ये आंसर आ रहा है 2 एक्सपोनेंट माइनस 10। 2 एक्सपोनेंट माइनस 10 किसके बराबर है? 200 पीको। पीको का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 12, और 200 का मतलब है ये 10 की पावर 2 है। 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 12 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10। ये है 2 एक्सपोनेंट माइनस 9, ये है 2 एक्सपोनेंट माइनस 8, और ये है आपके पास 2 एक्सपोनेंट माइनस 2। ठीक है, मैं 2 एक्सपोनेंट माइनस 10 ढूंढना था, वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे, और इसमें बी को सब्जेक्ट बनाकर सॉल्व करें जरा। व्हाट इज द एसआई बेस यूनिट फॉर बी? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और टेम्परेचर का होता है केल्विन। जूल को हम लिख देंगे kg m²s-2। पर किलोग्राम पर केल्विन, kg से kg कैंसिल, kg और ये kg कैंसिल हो गए। m²s-2 k-4, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18 एडिट। मैंने आपको एक क्वेश्चन इससे पहले भी कराया था। तो अगर ये x है और ये y है, तो ये z जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट का मतलब है टुवर्ड्स ईस्ट। तो मैंने 85 किलोमीटर पर आवर, ये वाला जो है ये इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस 85 किलोमीटर पर आवर। रिजल्टेंट कहां पर होना चाहिए बेटा? तो ये आ गया
ये आ गया आपके पास नॉर्थ रिजल्टेंट। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इन स्टिल एयर कितनी है, और अगर उस पे स्पीड एयर रेजिस्टेंस एक्ट करिए कहां से, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 85 किलोमीटर पर आवर की हवा चल रही है। फाइनली उसने ट्रेवल कहां करना है, तो बताएं कि यहां पर सॉरी ये थीटा कितना आना चाहिए, इसका वैल्यू नहीं पूछी इन्होंने, सिर्फ एंगल पूछा है। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन होता है, तो मैंने बताया कि ये z है, ये x है, ये y है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ x एंड y विच इज z। साइन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट हमारे पास 85 है, हाइपोटेन्यूज 200, तो 25.2 डिग्री आ रहा है। और अगर हम इसमें देखते हैं 25.2 डिग्री यहां पर बन रहा है, और ये एंगल नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है 25.2, तो हम इसको इसलिए कह रहे हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ टू वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ टू वेस्ट। तो जो एंगल आपने मेजर किया हुआ है ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 25.2 डिग्री है। तो 45 अच्छा वेस्ट टू नॉर्थ जो था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। kg m स्क्वायर s माइनस 2 किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है, जो बराबर है जूल के। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20, इसमें L के यूनिट्स निकालने। 4 बाय को इग्नोर कर दें, r स्क्वायर की जगह आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सिग्मा यूनिट दिया हुआ है वॉट, वॉट होता है पावर का यूनिट kg m स्क्वायर s माइनस 3, तो उसकी जगह पे आ जाएगा kg m स्क्वायर s माइनस 3 वॉट की जगह पे इंटू m माइनस 2 k माइनस 4, और ये मैं पूरा यहाँ ये पूरा जो यूनिट है यहाँ लिख रहा हूँ सिग्मा की जगह पर। सिग्मा का यूनिट है kg m स्क्वायर s माइनस 3 m माइनस 2 k माइनस 4, बाकी बचा t की पावर 4, t टेम्परेचर, तो आ गया k की पावर 4। k4 और k माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, m माइनस 2 और m स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली बचेगा kg m स्क्वायर s माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 21, उन्होंने v पूछा है, v इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से हम कर सकते हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस vh स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन रूट ले लेंगे v के लिए। और थीटा निकालने के लिए हम करते हैं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब v डिवाइडेड बाय vh का इनवर्स, सो आंसर इज b। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज इक्विवेलेंट टू 2000 माइक्रोवोल्ट्स। तो 2000 माइक्रो का मतलब होता है -6 वोल्ट्स, इनमें से किस ऑप्शन के बराबर है, ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -3 वोल्ट्स, और कहां लिखा हुआ है 2 एक्सपोनेंट -3 वोल्ट्स, वो एक्चुअली लिखा हुआ है बी में 2 मिली वोल्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, और से इसके एसआई बेस यूनिट्स निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के एसआई बेस यूनिट्स बताएं। एफ का क्या होता है बेटा यूनिट, kg ms माइनस 2 डिवाइडेड बाय as। क्या बचा, kg ms माइनस 3 a माइनस 1, पावर का होता है kg m स्क्वायर s माइनस 3।
तो मुझे बताएं कितने बेस यूनिट्स आ रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 और इसमें कितने आ रहे हैं 1 2 3। क्या आंसर है? तो आंसर हो गया डी 4 and 3। Then question number 24, which equation could be used to calculate the Planck's constant? Planck's constant के यूनिट इन्होंने दिए में जूल सेकंड। तो तमाम ऑप्शंस को सॉल्व करें जिसमें जूल सेकंड आंसर आ जाए आपका। मतलब जूल सेकंड का मतलब पता है ना? जूल क्या होता है? के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू और सेकंड से मल्टीप्लाई हो गया है तो ये जाएगा के जी एम स्क्वायर एस माइनस वन। तो तमाम ऑप्शन सॉल्व करें जिसका आंसर के जी एम स्क्वायर एस माइनस वन आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। मैंने वर्किंग की हुई है, आप खुद से करें वर्किंग। आप वेक्टर पे ना दो। ये आ जाएगी 15 cos 20, तो इसका आंसर आ रहा है तकरीबन 14। अब मुझे बताएं ये जो 6 न्यूटन फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आएगा, कितना आएगा? ये जो एंगल है बेटा ये एंगल है 50। तो आप निकाल सकते हैं 6 cos 50 से। 6 cos 50 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3.85। तो 3.85 और 14 पॉइंट कुछ था भी हमारा आंसर। फोर्टीन पॉइंट जीरो नाइन। अगर मैं इनको ऐड कर लूं क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल हैं तो हमारे पास आंसर जो हॉरिजॉन्टल का आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 18, विच मींस ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब हम आ जाते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर। तो मुझे बताएं 15 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा? वो आ जाएगा 15 साइन 20। क्या आंसर आ रहा है? 5.13। और इसी तरह से 6 वाली फोर्स का निकालेंगे, इसका एंगल 50 यूज कर रहे हैं हम लोग। तो हो जाएगा 6 साइन 50 और इसका आंसर आ रहा है 3.83। तो 3.83 और 5.13 अगर हम ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन क्या आंसर ये ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि एक फोर्स ऊपर है और एक फोर्स नीचे है। तो माइनस करें 5.13 और 3.8 करके, क्या है आंसर? आंसर आ रहा है सी। ये क्योंकि एस्टिमेशन का क्वेश्चन है तो इसको फिलहाल आप छोड़ सकते हैं। जब आप आगे तमाम टॉपिक्स कर चुके होंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिलहाल सेवन देखें, ये होमोजेनस इक्वेशन का क्वेश्चन है और हमने तमाम इक्वेशंस को टेस्ट करना है और चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन होमोजेनस है, विच मींस दोनों साइड्स पे उसकी यूनिट सेम है। और जिस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे यूनिट सेम होंगे वो हमारी करेक्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब आप देखें हर ऑप्शन को हम बारी बारी सॉल्व करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में हमने x इज इक्वल टू वाई माइनस जी निकालना है। z इज इक्वल टू, अगर मैं z को सब्जेक्ट बनाऊं तो z इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स का मतलब है वी हैव टू ऐड माइनस एक्स इन y। तो y बने रहते हैं लेकिन y के हेड से माइनस एक्स मतलब x की डायरेक्शन ऑपोजिट करके ऐड कर दें। रिजल्टेंट आ रहा है आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए। अपनी मर्जी से आप जो है वो लेंगे। साइक्लिस्ट का मास तकरीबन 60 टू 80 केजी के बीच में और गाड़ी का मास लेंगे 600 से 700 के करीब। गाड़ी का मोमेंटम कितना आ रहा है बेटा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है
मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। कितना मास लिया गाड़ी का? तकरीबन 700 केजी अगर गाड़ी का मास है और वेलोसिटी इसकी 12 है, तो क्या आंसर आ रहा है? 400 केजी के 70 केजी मास देना पड़ेगा गाड़ी को। 8400 आ रहा है। 8400 का मतलब है ये 8.4 10 टू द पावर 3 है। तो गाड़ी का मोमेंटम इन्होंने दिया हुआ है 10 टू द पावर 5, इसलिए गलत है। अब जो आप कह रहे हैं अहमद आमिर, पार्ट सी के लिए साइक्लिस्ट का मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। मास कितना है साइक्लिस्ट का? ठीक है जी, यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। विच एक्सप्रेशन, इसका आंसर देंगे मिस्टर मोहम्मद साहब। विच एक्सप्रेशन गिवन एस आई बेस क्वांटिटी। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट होता है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और करंट इज एस आई बेस क्वांटिटी। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस में नहीं है। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, हर चीज नहीं समझ आ रहा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। साइक्लिस्ट का मास कितना है? 60 kg। स्पीड कितनी है? काइनेटिक एनर्जी निकालो। हवा में तो होता नहीं है ना, क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं है तुम लोगों ने। माशाअल्लाह। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों का निकालो, फिर आप ऑप्शन पढ़ो। ये कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है गलत है, सही कौन सा हो सकता है हम कैलकुलेट करते हैं, जो नहीं होता वो सारे नहीं हुआ तो इसीलिए ठीक आंसर है। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, सही सिलेक्ट नहीं करो। जी, क्वेश्चन नंबर 31। Which list contains only scalar quantities, Mr. Mohammad Razak? Which list contains only scalar quantities? Scalar किसे कहते हैं? डायरेक्शन नहीं होती, तो बताएं किसमें डायरेक्शन नहीं है? डी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, स्पीड और पावर, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है मुझे बताएं, क्योंकि आपने सही आंसर बताया है तो सवाल आपसे बनता है। क्वेश्चन 1 में आपने क्वेश्चन इसी में सॉरी क्वेश्चन 31 में ऑप्शन ए सिलेक्ट नहीं किया, क्यों नहीं सिलेक्ट किया? अच्छा, और सी में मोमेंटम क्या है? वेक्टर है। और डी क्या है? डी में वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। Which row gives the correct order of magnitude of the measurable quantity in the stated unit? ये भी एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, अगर आप इस वक्त चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ट्राई करें। एक एप्पल का मास ऑफ अ कॉइन एक्सपोनेंट -4 इंटू एक्सपोनेंट 3 कितना ग्राम आ रहा है? 0.1 ग्राम होता है, नहीं होता? ये बहुत कम बताया इन्होंने, इतना कम नहीं होता। देन अगर हम ऑप्शन सी सिलेक्ट कर रहे हैं, मास का फॉर्मूला होता है W/G। W कितना दिया हुआ इन्होंने? W दिया हुआ 1, 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, डिवाइडेड बाय G की वैल्यू होती है 9.81। क्या आंसर आया? 0.1 kg, मतलब तकरीबन 100
110 ग्राम का एप्पल होता है नहीं होता? 1 किलो एप्पल में कितने एप्पल्स आ जाते हैं आपके पास? 1 किलोग्राम एप्पल, तो तकरीबन एक का मास कितना हुआ? इसी ऑर्डर का हुआ या नहीं हुआ? 100 सवा 100 ग्राम का एक एप्पल होता है। अगर आप 1 किलो एप्पल खरीदते हैं तो तकरीबन 6-7 एप्पल्स आ जाते हैं। तो अगर 1000 डिवाइड करें 1000 अपॉन 6, क्या आंसर आएगा? 1000 अपॉन 6 आ रहे हैं तकरीबन 166, तो 100 के करीब करीब वैल्यू है। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन बॉडी केल्विन में, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37। इसमें केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड हो जाएगा। कितना हो गया? ये 10 तो नहीं होता ना, 10 केल्विन, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत। 310 केल्विन के करीब हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 33 करें। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 टेराबाइट? टेरा कितना होता है बेटा? एक बाइट में 8 बिट्स हैं, और 1 टेराबाइट जो है वो 1 एक्सपोनेंट 12 के बराबर है। 1 टेराबाइट का मतलब 1 एक्सपोनेंट 12 बाइट्स, और हर बाइट में 8 बिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं अपने आंसर को 8 से। आंसर इज 8 एक्सपोनेंट 12। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास 34। यस बताएं मिस्टर मोहम्मद। Each pair of quantities contains both a scalar and a vector. D क्यों? क्योंकि टेम्परेचर स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो आंसर इज डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बेटा एनर्जी ऑफ कार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार निकालें सब लोग खुद से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएं। मास कितना लेंगे इसका? ठीक है, 1000 करें। हाफ एम वी स्क्वायर, मास तकरीबन 1200 अगर आप रखते हैं तो आपका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 450 एक्सपोनेंट 3 का मतलब है 4.5 एक्सपोनेंट 5। तो एक्सपोनेंट 5 से ज्यादा आ रहा है या एक्सपोनेंट 5 से कम आ रहा है? 4.5 एक्सपोनेंट 5। नहीं हो सकता ना, आपके पास उससे ज्यादा आ रही है वैल्यू, उससे कम थोड़ी आ रही है। क्लोज टू एक्सपोनेंट 4 आ रही है, क्लोज टू एक्सपोनेंट 6 आ रही है। एक्सपोनेंट 5 से तो बड़ी ही वैल्यू है ना।
तो हम अगर सेलेक्ट भी करेंगे तो ऊपर की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, नीचे की सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करें खुद से। Hooke's law, F is equal to KE, K is equal to F upon E। इसमें K होता है F upon E, F upon E का मतलब है न्यूटन अपॉन मीटर। K की जगह लिख देंगे F upon E और F upon E का यूनिट निकालें। पहले दिन स्कूल गए थे फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं क्या लिखूं यूनिट उसका S-1। फ्रीक्वेंसी हो गया S-1, C को हमने हटा दिया क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है। M इज मास, उसका आ गया kg, kg पे पावर है P और K है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको हम सॉल्व करेंगे F अपॉन E से। फिर आप बारी बारी तमाम ऑप्शंस चेक करें और बताएं कि कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करने से इक्वेशन दोनों साइड्स पर बैलेंस हो रही है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप इक्वेशन कॉपी करें, लेकिन सी हटाते हैं। व्हाट इज एफ? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है S-1। हर्ट्ज नहीं लिख दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हर्ट्ज होता है, लेकिन हम SI बेस यूनिट अगर लिखेंगे तो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब S-1। M इज मास, उसकी जगह मैंने लिखा है kg जिस पर पावर थी P। K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, उसके यूनिट्स आप अलग से सॉल्व कर लें, नहीं तो इक्वेशन में सॉल्व कर लें। मैंने इक्वेशन में सॉल्व किए। K होता है F अपॉन E स्प्रिंग कांस्टेंट, इसमें F है फोर्स जिसका यूनिट होता है kg ms-2 डिवाइडेड बाय E मतलब एक्सटेंशन, उसका यूनिट होता है मीटर। तो F अपॉन E का जो आपने यहाँ पर लिख दिया kg ms-2 डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से मीटर हो गया कैंसिल। अब आपके पास जो इक्वेशन बच रही है ना, वो ये बच रही है, जिसमें अगर आप कहते हैं तो ये लिख देता हूं kg की पावर p मल्टीप्लाइड बाय kg पावर q मल्टीप्लाइड बाय s-2q, यही बनेगी ना इक्वेशन। अब आप बारी बारी ना हर ऑप्शन की वैल्यूज यहाँ लगाते जाएं। लेट्स से अगर मैं ऑप्शन ए सिलेक्ट करता हूं तो मुझे p की जगह क्या लिखना चाहिए और q की जगह क्या लिखना चाहिए। लगाकर देखेंगे दोनों साइड्स पे यूनिट सेम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हो, लेकिन b में हो रहे हैं, तो अब मैं b का सॉल्व कर रहा हूं। p की जगह क्या लिखेंगे, q की जगह क्या लिखेंगे। तो आप मुझे बताएं कि ये -½ है और ये +½ ये कैंसिल हो गए दोनों। S-2 और हाफ क्या बचा, -1। लेफ्ट साइड पर भी S-1 है, राइट साइड पर भी S-1 बच रहा है, इसलिए ऑप्शन बी ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत है।
होमोजेनस इक्वेशन का क्वेश्चन है और इस तरह का हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 करें सॉल्व। इसका आंसर बताएंगे मिस्टर मोहम्मद रजाक साहब। वेरी गुड, आंसर इज बी, जिसमें पावर और वर्क स्केलर्स हैं और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मास ऑफ अ रेन ड्रॉप कितना होना चाहिए? सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 39, स्केलर कौन है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 40, फिजिकल क्वांटिटी कौन है इनमें? क्या होता है? रेन होता है एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन इसका यूनिट मीटर अपॉन मीटर की वजह से कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं। तो स्ट्रेन नहीं है, कौन सा बचा? सी, नंबर डेंसिटी। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। अगर आपको अभी ये समझ नहीं भी आया तो क्वेश्चन 40 को फिलहाल आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रेन इज पार्ट ऑफ चैप्टर 7 डिफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी है? सबको एक्सपोनेंट्स में ले जाएं। ऑप्शन बी जो है वो है 5 एक्सपोनेंट माइनस 8। ये ऑप्शन ए की वैल्यू है, ये बी, ये सी और ये डी। तो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है ऑप्शन बी में, विच इज 5 एक्सपोनेंट माइनस 8। प्रीफिक्सेस जिनको याद होंगे वो ये सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए में 0.05 मिली लिखा हुआ है, 0.05 का मतलब होता है 5 एक्सपोनेंट माइनस 2, लेकिन मिली लिखा हुआ था तो ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 2 एक्सपोनेंट माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 5। इस तरह से हर ऑप्शन का आप वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करना है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, P माइनस आर का क्या मतलब है बेटा? P माइनस आर को हम क्या लिखते हैं? P प्लस माइनस आर। तो बेटा P तो बने रहने दें जिस तरह है, P के हेड से हमने माइनस आर मतलब डायरेक्शन आर की क्या कर देनी है, तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बन गया, ये P है and this is minus R. Resultant is from the tail of first to the head of second. This is P minus R, मतलब X, which is option A. Question number 43. Student uses the volume of metal coin in order to determine the density of metal. क्या नहीं चाहिए? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास के लिए हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो वॉल्यूम के लिए पूछ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। एरिया के लिए हमें चाहिए डायमीटर, और डायमीटर किससे मेजर करना होता है? क्या चीज नहीं चाहिए हमें इसमें? मास नहीं चाहिए, तो आंसर इज बी। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए, लेंथ चाहिए, डायमीटर चाहिए, थिकनेस चाहिए, सब चाहिए। जो नहीं चाहिए वो क्या है? सॉल्व हुआ ही है। देखिए एम एस माइनस वन इज इक्वल टू के जी एम एस माइनस टू, टी की जगह आ गया, इस पर पावर है पी। म्यू की जगह आ गया के जी एम माइनस वन, इसकी पावर है क्यू। अब बारी बारी हर ऑप्शन से पी और क्यू की वैल्यूज लगा रहे हैं। ऑप्शन बी में देखें, ऑप्शन बी की वैल्यू लगाने के बाद पी
इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही। अब हम इक्वेशन सी पे सॉल्व कर रहे हैं। ms माइनस वन इज इक्वल टू के जी पावर हाफ, m पावर हाफ और s की पावर माइनस वन। के जी पावर माइनस हाफ और m की पावर हाफ। के जी हाफ और के जी माइनस हाफ कैंसिल। m हाफ और m हाफ कितना हो जाएगा? हाफ और हाफ कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो m हाफ और m हाफ मिलाकर हो गया 1। तो ये हो गया m s माइनस वन। m हाफ इज m और s माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी ms माइनस वन है और राइट हैंड साइड पर भी ms माइनस वन है। नंबर 45 बेटा, ये जो फोर्स F है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा विच इज F cos थीटा, वो बराबर किसके है बेटा? P के बराबर है। सो P इज इक्वल टू F cos थीटा। अब आप एक काम करें, cos थीटा की वैल्यूज 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक खुद से मुझे बताएं क्या क्या आ रही है। cos 10, cos 20, cos 30, 40 सबकी वैल्यूज निकालें। 10 डिग्री पे निकालें, 20 डिग्री पे निकालें, 40 पे निकालें। मुझे बताएं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। कम हो रही है, बढ़ रही है? तो अब कम किस में हो रहा है? ए में और डी में। तो इसका मतलब या तो आंसर ए है या आंसर डी है। अब आप मुझे बताएं जो डिफरेंस है वो बढ़ता हुआ है या वो कम होता जा रहा है? डिफरेंस निकालते जाए। डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो इसलिए इसका आंसर ए है। अगर डिफरेंस कम होता जाता तो इसका आंसर डी होता। cos 10, 20, 30, 40, 50, 60 सबकी पहले वैल्यूज निकालें। वैल्यूज निकालने से हमें पता चल रहा है कि वैल्यू की जो मतलब आंसर जो है वो क्या होते जा रहे हैं? कम होने वाले ऑप्शंस दो ही हैं, ए और डी। फिर आप हर ऑप्शन पर डिफरेंस निकालें, जैसे 10 और 20 वाला आंसर, 20 और 30 वाला आंसर, 30 और 40 वाला आंसर। अब देखें डिफरेंस बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसका आंसर ए है। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का मतलब यही है कि चेंज बढ़ता जा रहा है या चेंज कम होता जा रहा है। ठीक है। रीजनेबल एस्टिमेट फॉर द डेंसिटी ऑफ सैंड। सैंड की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा होगी ना। तो कहाँ लिखा हुआ है सैंड की डेंसिटी जो तकरीबन उससे ज्यादा आ रही है? ये लिखा हुआ है 200 और ये लिखा हुआ है 2000। वाटर की डेंसिटी होती है 1000, तो 1000 से ज्यादा वाली वैल्यू 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47. Which physical quantity could have units of Newton second square per meter? न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर को पहले आप सॉल्व कर लें। न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर का ये बनेगा s माइनस टू और s स्क्वायर कैंसिल हो गए, m और m माइनस वन भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा kg, मतलब मास का यूनिट है ये ns स्क्वायर m माइनस वन। नहीं बताओ, छोड़ दो, कुछ नहीं, क्या करें? आप बताए ना तो ठीक बताओ क्या बताओ? बताएं कि ये डेंसिटी बताया तो अभी मैंने। हर क्वेश्चन की कोई ट्रिक होगी ना। जैसे पिछले वाले की मैंने बताया सैंड है, सैंड की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती कम होती? पानी की कितनी? तो 1000 से ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी थी? जल्दी थोड़ी है हमारी तो पूरी जल्दी है। देखो एक चीज याद रखो, हर चीज पे है ड्यूरेशन। काम खत्म होगा तब पे। एक महीने में तुमसे एक ये काम नहीं कर सोचो। आराम से लेके इतना आराम नहीं है हमारी जिंदगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है नॉर्थ के साथ। अगर हमें नॉर्थ वाला कंपोनेंट निकालना है तो हम कॉस लगाएंगे क्योंकि एडजेसेंट साइड है,
और ईस्ट वाला निकालना है तो हम साइन लगाएंगे। तो 75 cos 30 नॉर्थ आ जाएगा, 75 sin 30 आंसर ईस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करो। वहां पे तुमने आईपैड रखा वो कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है नोट्स क्या था? कैसे पता चलेगा? प्रिंट किया टाइप ऑफ फॉर्म क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकालो। जी यहां तक हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 आप बताएंगे मिस्टर सुफियान एंड मेसम। एस्टिमेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि एडल्ट पर्सन, ठीक है, तो पहले तो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बताएं क्या होगी। सिलेंडर फॉर्म में आप रखें अपने आप को, रेक्टेंगल ना जाएं, ठीक है। अब सिलेंडर फॉर्म में अगर आप हैं तो एक तो आपका बेस एरिया चाहिए और फिर आपकी हाइट चाहिए, ठीक है। बेस एरिया में एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, आप अपना रेडियस कितना लेंगे, डायमीटर कितना होगा आपकी बॉडी का, तकरीबन 30 सेंटीमीटर अगर आपका डायमीटर है, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर आपका आ गया रेडियस। पाई आर स्क्वायर से आपका आएगा एरिया और उसको आप अपनी हाइट से, एक एडल्ट पर्सन की हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं जो तकरीबन 170 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इससे आप बताएं कि वॉल्यूम कितना आ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो एक एडल्ट पर्सन की जो बॉडी है वो एक एडल्ट पर्सन सिलिंड्रिकल शेप में है। पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 से आपका एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, आंसर आ रहा है 0.10 मीटर क्यूब। अगर आप पूरी तमाम कैलकुलेशंस मीटर में रख के करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो आंसर आए उससे क्लोजेस्ट वैल्यू आप अपनी सिलेक्ट कर लीजिएगा। आंसर आ रहा है 0.10 मीटर क्यूब या इसके करीब करीब आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, पावर होती है जूल्स और जूल्स बराबर होता है न्यूटन मीटर के। जूल्स बराबर होता है न्यूटन मीटर के, पावर होती है जूल्स पर सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड। आंसर आना चाहिए डी। किस तरह, दोबारा बता देता हूं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन होता है एफ इंटू डी अपॉन टी, तो यूनिट अगर देखते हैं तो ये न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड, तो इसलिए इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 51 अच्छा क्वेश्चन है, जरा आप लोग देखें। मेसम सुफियान आपने किया है क्वेश्चन, कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक लाइन बना रहा हूं 10 न्यूटन के बिल्कुल पैरेलल। 5 न्यूटन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा 5 cos 30, क्योंकि यहां पर एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा 5 cos 30। 10 न्यूटन राइट और 5 cos 30 लेफ्ट। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें तो ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन ऑपोजिट है, 10 न्यूटन राइट और 5 cos 30 लेफ्ट। 10 न्यूटन फोर्स का वर्टिकल कोई कंपोनेंट नहीं है, तो वर्टिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करिए विच इज 5 cos 30। तो फोर्स कंपोनेंट्स आपके पास कौन कौन से आएंगे? एक आ रहा है 5 cos 30 और दूसरा आ रहा है
10 minus 5 cos 30. C 5 sin 30 है ये वाला. वर्टिकल में साइन लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में कॉस, तो 5 cos 30 लेफ्ट और 10 न्यूटन राइट, और यहाँ पर 5 sin 30 वर्टिकल फोर्स है, 10 न्यूटन की कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है. तो वर्टिकली सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, विच इज 5 sin 30, हॉरिजॉन्टली 10 न्यूटन और 5 cos 30, दो फोर्सेज एक्ट करें. Question number 52. What is not a reasonable estimate of a physical property indicated? रेस हॉर्स जो है उसका वेट 600 न्यूटन नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर डी है. बाकी वैल्यूज जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन रेस हॉर्स का वेट तकरीबन कितना होना चाहिए? हजारों में होना चाहिए. आप कभी अगर फॉर एग्जांपल कुर्बानी में गाय वाय खरीदते हैं, उसका क्या वजन होता है किलो? 400 आसमान की 500 होगी, 400 किलो होगी, 10 मन की 400 होगी, मल्टीप्लाई करो तो 9.81 से आंसर आएगा. घोड़ा भी तकरीबन उसी हिसाब से होगा, हजारों में आ रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. न्यूटन मीटर पर वोल्ट, तो न्यूटन होता है, अच्छा न्यूटन मीटर होता है एनर्जी का यूनिट, अगर आप F इंटू डी देखते हैं. खैर V है W अपॉन Q, Q हो जाएगा W अपॉन V. न्यूटन मीटर पर वोल्ट जो है वो Q का यूनिट बन रहा है चार्ज का. ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसका पूरे का एक और तरीका हो सकता है. न्यूटन मीटर पर वोल्ट को, न्यूटन होता है बेटा kg ms -2, मीटर का आ गया m, पर वोल्ट, वोल्ट का यूनिट याद है आप लोगों को, kg m स्क्वायर s -3 a -1. ठीक है, अब कैंसिलेशन कर लो, kg से kg कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, नीचे s -3 ऊपर s -2 है, क्या बचेगा? सिर्फ s बचेगा, और a जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, तो a और s बच रहा है. as किसका यूनिट होता है? चार्ज का होता है. ठीक है, तो जब आप सिंप्लीफाई करो फाइनल आंसर आ रहा है as. अब आप देखें as इन सारों में चार्ज का SI बेस यूनिट है, तो इस तरह भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 54. व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्सेस पहले आप बनाएंगे. इसकी आप स्केल ड्राइंग कर लें तो ज्यादा बेहतर है. स्केल ड्राइंग का मतलब है कि आप पहले ले लें फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन. ये स्केल ले लिया मैंने. अब आप 10 न्यूटन की फोर्स बना रहे हैं, तो 10 न्यूटन के लिए कितने की लाइन बनेगी? 5 सेंटीमीटर की लाइन बन गई ऊपर की तरफ, और इसके हेड से 3 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी 40 डिग्री पर. ठीक है, ये मेजर करके बनाइएगा, मैं तो अंदाजे से बना रहा हूँ, आप मेजर करके बनाएं. रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड. मुझे जरा प्रोट्रैक्टर से बनाकर बताएं कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है, एक्स कितना आ रहा है. ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है. मुझे बताएं एक्स कितना आ रहा है, और जो एक्स आएगा वो आपके पास रिजल्टेंट हो जाएगा, और उसी हिसाब से फिर आप इसका एंगल भी निकाल सकते हैं. ये एंगल भी अननोन है. जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाना चाहिए. आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है. बनाकर बताएं. जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद एंगल और लेंथ मेजर करेंगे. जो लेंथ आ रही होगी एक्स की, वो तकरीबन आ रही होगी 3.3,
और 3.3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर 6.6 आ जाएगा। प्रोट्रैक्टर से बनाकर कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ओलंपिक एथलीट। ये मल्टीपल टाइम हम क्वेश्चन कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, मास खुद से अज्यूम करेंगे विच इज 60 और 80 बिटवीन, आप ले सकते हैं वैल्यू। आंसर आ रहा है हजारों में, इसलिए इसका आंसर है सी 4000 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता है प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, जो होता है kgms-1। न्यूटन सेकंड को जब हम सॉल्व करते हैं तो भी kgms-1 आता है, प्लस ऐसा यूनिट मोमेंटम का वैसे भी नोट्स में लिखवाया हुआ है और आपको याद होगा विच इज न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लगेगा बेटा, कॉस या साइन। कॉस लगेगा तो ये हो जाएगा 20 cos 53, इसलिए इसका आंसर है 12। अगर ये वर्टिकल पूछते, हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल कंपोनेंट पूछते तो हम यूज करते 20 sin 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसमें यूनिट भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। क्वेश्चन नंबर 59, which pair includes a vector and scalar। वेक्टर आपके पास फोर्स है और स्केलर एनर्जी है। इसके अलावा ऑप्शंस आपको नजर आ रहा है कि ऑप्शन ए में दोनों वेक्टर, सी में दोनों स्केलर और डी में भी दोनों स्केलर हैं। क्वेश्चन नंबर 60, दोबारा से वही बात के हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लगेगा और वर्टिकल के लिए क्या लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या यूज होंगे बेटा, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल के लिए आना चाहिए एफ साइन थीटा। लेकिन हमारे पास एफ कॉस थीटा के साथ अगर वो ऑप्शन नहीं है तो हम साइन के साथ अगर निकालनी है वही वैल्यू तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये जो एंगल है ऊपर 90 माइनस थीटा, अगर मुझे यहाँ का कंपोनेंट निकालना है तो मैं इधर भी कॉस लगाकर 90 माइनस थीटा जो भी वैल्यू है उसके साथ आंसर निकालूंगा तो वही आंसर आएगा जो एफ साइन थीटा से आंसर आना था। ठीक है, और इसमें खुद से थीटा की वैल्यू अज्यूम करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एफ साइन थीटा का आंसर और एफ कॉस 90 माइनस थीटा का आंसर आपके पास सेम वैल्यू आएगी। तो अगर हम एफ साइन थीटा नहीं लिख सकते तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें से कौन सा रीजनेबल एस्टिमेट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है पार्ट सी, ये आपने क्योंकि वेव्स नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए आप इसका आंसर ये नहीं दे सकते थे, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल तकरीबन एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स होता है, सही लिखा हुआ है। लाइट टेक्स 500 सेकंड्स टू रीच अर्थ, हमने पढ़ा था ओ लेवल्स में। ठीक है, और लाइफ स्पैन ऑफ अ मैन इज अबाउट 2 एक्सपोनेंट 9। 2 एक्सपोनेंट 9 को ईयर्स में कन्वर्ट कर लो तो आपको तकरीबन 50-60 साल का टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। तो डी, बी और ए सही एस्टिमेट्स हैं। तो अगर आपको पता है 3 ऑप्शंस ठीक है तो जो गलत ऑप्शन होगा, गलत एस्टिमेट होगा, वही आपका आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सी क्वांटिटीज के सेम यूनिट है। तो हर ऑप्शन के यूनिट्स निकालें और फिर फाइनली बता दें तो आपको पता चल जाएगा किन किन क्वांटिटीज के यूनिट सेम है और किन के डिफरेंट हैं। तो एनर्जी अपॉन डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है बेटा, जूल अपॉन मीटर। किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर होता है, क्योंकि जूल होता है न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी फोर्स को कहते हैं, उसका यूनिट भी न्यूटन है। पावर इनटू टाइम का यूनिट जूल होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो डिफरेंट यूनिट हमारे पास ऑप्शन सी में आ रहा है, पावर इनटू टाइम इज जूल्स। क्वेश्चन नंबर 63, विच ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज कंटेन्स ओनली वेक्टर्स। इसमें सिर्फ वेक्टर्स कहां पर हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी ये वेक्टर हैं। बाकी में वेक्टर और स्केलर मिक्स हैं, जैसे ऑप्शन ए में स्पीड स्केलर है, ऑप्शन बी में वर्क स्केलर है और ऑप्शन डी में पावर स्केलर है।
क्वेश्चन नंबर 64, which is an SI based unit? इनमें से कौन है SI based unit? केल्विन SI based unit है, करंट नहीं है, ग्राम नहीं है, वोल्ट नहीं है। SI बेस्ड यूनिट्स आपने याद किए होंगे, 5 हैं आपके कोर्स में। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट के यूनिट्स हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर। तो विद बेस यूनिट्स, बेस फिजिकल क्वांटिटीज आपने याद की हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 65, ऑस्मियम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैज अ डेंसिटी, व्हाट इज आल्सो अ वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑस्मियम? तो हमने 23,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू बन रही है। तो हर ऑप्शन को आप बारी बारी सॉल्व करेंगे। माइक्रो होता है एक्सपोनेंट 4 के साथ, माइक्रो अगर लिख दिया जाए तो माइक्रो -6 और एक्सपोनेंट 4, ये हो गया एक्सपोनेंट -2 डिवाइडेड बाय सेंटी इज -6। सही है, किलो में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक्सपोनेंट 3 लगाया है नीचे। इसी तरह से ऑप्शन बी को सॉल्व करें। किसका आंसर आपके पास 23,000 के बराबर आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। सेंटी हटाने के लिए मैंने लगाया है नीचे एक्सपोनेंट -6। एक्सपोनेंट -6 जब ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.3 एक्सपोनेंट -2 एक्सपोनेंट 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये है एक्चुअली 2.3 एक्सपोनेंट 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये वही वैल्यू है जो आपको ऊपर भी दी हुई है, 2.3 एक्सपोनेंट 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर आप डी को कन्वर्ट करते हैं तो सेम यूनिट बनेगा, सेम मैग्नीट्यूड बनेगा जो आपको ऑप्शन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद है क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66। मुझे बताएं कि 4 किलो न्यूटन की फोर्स है, ईस्ट का मतलब है हॉरिजॉन्टल, क्या लगाएंगे 4 cos 20, और इसमें 5 किलो न्यूटन ईस्ट निकालना है, क्या करेंगे 5 cos 50। दोनों आंसर्स को ऐड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितनी लग रही है। 4 cos 20 से आंसर आ रहा है 3.8, और 5 cos 50 से आंसर आ रहा है 3.2। 3.8 और 3.2 अगर आप ऐड कर लें तो टोटल आंसर आ रहा है 7 किलो न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ फुली इन्फ्लेटेड स्टैंडर्ड फुटबॉल? एक फुटबॉल का डायमीटर कितना होना चाहिए और रेडियस कितना होना चाहिए? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो हमने रेडियस सेलेक्ट किया है 10 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर डायमीटर की फुटबॉल है तो तकरीबन 10 सेंटीमीटर का उसका क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। 4/3 पाई r क्यूब से आप निकालें इसका वॉल्यूम, तकरीबन हजारों में आ रहा होगा, 10,000 में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आप r की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, आप 10 नहीं लेंगे, आप 12-14 लेंगे। सही है, तो उससे भी आपका आंसर हजारों में ही आ रहा होगा। ऑप्शन ए में आंसर हंड्रेड्स में है, ऑप्शन सी में आंसर 10,000 में है, और ऑप्शन डी में आंसर लैक्स में पहुंच गया, 100,000 में पहुंच गया। तो आपका जो आंसर आ रहा है उसके हिसाब से क्लोजेस्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन ऐसा बेस यूनिट नहीं है? कूलम नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, which two quantities are both vector? फोर्स और मोमेंटम दोनों वेक्टर हैं। ऑप्शन ए में डिस्टेंस स्केलर है, ऑप्शन सी में टाइम स्केलर है, ऑप्शन डी में प्रेशर स्केलर है।